Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on direct computational method to solve non-homogeneous integral equation with the separable kernels. प्रीवियस वीडियो में हमने इसका मेथड डिफाइन किया था और इस मतलब वीडियो में आज हम इसका प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि हमने होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहली मतलब एग्जांपल है द सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन इज़ गिवन बाय। तो ये तो मतलब पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो इस तरीके से होंगे। तो हम इसमें से कोई भी एक पार्ट मतलब चेक कर लेते हैं। बी पार्ट मतलब वो उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। जस्ट उसमें आपको ये जीटी उन्होंने दे दी है और आप मतलब क्योंकि सोल्यूशन वेरीफाई करना है तो इसका एक आसान सा मेथड ये भी है कि आप इधर जीएस यानी जीटी अगर आपको 4t/3 दिया हुआ है तो आप यहाँ जीटी यानी जीएस है तो यहाँ टी की जगह एस रिप्लेस कर दें, यहाँ आ जाएगा 4s/3 और वही जीटी की वैल्यू आप यहाँ भी रिप्लेस कर दें जी यू की और यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे जब तो उसका आंसर जो है वो बैलेंस हो जाएगा कि आपके पास ये उसका सोल्यूशन है। यानी ये इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखते हैं इसका मतलब सोल्व कैसे करना है इसको, क्योंकि किसी भी सोल्यूशन अगर आपको दिया हो और इक्वेशन दी हो तो वेरीफाई करना तो आसान है, लेकिन हमने अब में ये देखना है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो आपको कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है होम नॉन होमोजीनियस, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब आपको वाई एक्स दिया हुआ है e⁻x जमा लेमडा 0 to 1 2 e⁻x et yt dt। क्योंकि मेथड हमारा वही है जो हमने होमोजीनियस में हमने जैसे सॉल्व किया था, तो इसमें भी हमने वही काम करना है कि ये देखें क्योंकि ये जो कर्नल आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है e⁻x e⁻t, तो ये सेपरेबल ही है कि x का फंक्शन अलग है y का फंक्शन अलग है, तो ये सेपरेबल ही है। तो इसमें देखें वाई टी और ई टी यानी ये तो टी के फंक्शन है ना, इंटीग्रेशन टी के लिहाज से है, तो टी वाले फंक्शन को अंदर रखें और बाकी फंक्शन को हम बाहर ले आते हैं। तो उन्होंने क्या किया 2e⁻x को बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो ये e⁻x प्लस 2 लेमडा e⁻x बाहर आ गया, तो 0 to 1 t e⁻t yt अंदर आ गया। तो अब देखें उसी तरीके से हम क्या करते हैं इसके अंदर वो इसी तरह जो इंटीग्रल आपके पास है इसको कोई कांस्टेंट लेट कर लें, तो उन्होंने इसको सी लेट कर लिया। तो यही सी जो हमने यहाँ लेट किया है यही आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें, तो ये बन जाएगा वाई एक्स बराबर हो गया e⁻x जमा 2 लेमडा e⁻x सी। तो यहाँ से उन्होंने देखें ई एक्स कामन लिया तो 1 + 2c लेमडा यानी ये वाई एक्स के बराबर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्योंकि जब ये सी कैलकुलेट करना है तो सी निकालने के लिए आपको ये वाई टी का पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ है वाई एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टी पुट कर दें तो वाई टी बराबर हो जाएगा e⁻t 1 + 2c लेमडा। ये वाई टी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, यानी जहाँ c बराबर है 0 to 1 e⁻t yt, तो yt में जब पुट करेंगे तो आपके पास c बराबर हो जाएगा e⁻t 1 + 2c लेमडा dt। इसमें 1 + 2c लेमडा बाहर आ गया, अंदर बचा e⁻2t, तो e⁻2t की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है e⁻2t/2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1। तो जब फंडामेंटल थ्योरम लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास e⁻2 माइनस e⁻0 1 होता है, तो ये c बराबर हो गया 1 + 2c लेमडा मल्टीप्लाई बाई e² - 1/2। क्योंकि अब मैंने c को इकट्ठा करना है तो जाहिर बात है यहाँ भी c है, इधर 1 को भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें और 2c लेमडा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो उसमें जो c वाली टर्म है c वाली टर्म को फिर आप एक साइड पर लेफ्ट साइड पर ले आएँ, तो आपके पास इधर से c कॉमन आ गया, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 1 - लेमडा e² - 1 और 1/2 e² - 1 एज इट इज़। तो क्योंकि c निकालना है तो 1 - लेमडा e² - 1 पर डिवाइड कर दें, तो आपके पास c की जो वैल्यू आ गई वो आ गई e² - 1 ओवर 2 × 1 - लेमडा e² - 1, यानी ये c आ गया। और इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शन में आया है तो आप इसको क्या करें 1 यहाँ से जो लेमडा है वो 1 ओवर e² - 1 नहीं हम इसको रख सकते, क्योंकि उस लेमडा की वैल्यू पर ये c की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए उन्होंने साथ कंडीशन लगा दी है कि लेमडा इज़ नॉट इक्वल टू 1 ओवर e² - 1। तो ये जो c की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है ये आप वाई एक्स में पुट कर दें। तो जब वाई एक्स में पुट करेंगे आप तो वाई एक्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई एक्स में है e(x 1 + 2c लेमडा, तो c की वैल्यू आप जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास वाई एक्स जो है वो हासिल हो जाएगा e(x × 1 + 2 लेमडा और ये c की वैल्यू, और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास वाई एक्स जो है वो e⁻x ओवर 1 - लेमडा e² - 1, ये आपका उस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या आ गया सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। और ये एक किस्म का आइगन फंक्शंस कैलकुलेट हुआ है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा, और लेमडा उन्होंने कहा है इसके बराबर नहीं है, यानी लेमडा
1/e² - 1 के अलावा जितनी भी लेमडा की वैल्यूज़ होंगी वो आपकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट होंगी, यानी वो आपकी आइगन वैल्यूज़ हैं और ये उसके क्रॉसपोंडिंग आइगन फंक्शन यानी इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि आसान से क्वेश्चंस हैं। ये सब मेथड आपको आना चाहिए, मेथड अप्लाई करते जाएं और उसी तरीके से इसके सॉल्यूशंस कैलकुलेट होते जाएंगे। तो ये दिया हुआ है आपको y(x) = cosine x प्लस लैम्डा 0 to पाई sin x yt dt। तो देखें sin x अकेला फंक्शन है, साथ मल्टीप्लाई 1 कर दें तो वो t का फंक्शन ले लें तो ये कर्नल जो है ये सेपरेबल ही है। तो उन्होंने देखें क्योंकि yt dt है, 0 to पाई है, sin x है, तो x का फंक्शन है, ये हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर सिर्फ t का फंक्शन आ जाएगा 0 to पाई yt। तो इसको उन्होंने किसका नाम दे देना है, c का, कंप्यूटेशनल मेथड की मदद से। तो इसको c का नाम दे दिया। ये c आप 1 में पुट करें क्वेश्चन 1 में तो ये बन गया y(x) = cosine x प्लस लैम्डा sin x। तो क्योंकि अब c के अंदर yt है तो इसलिए यहाँ में yx हमने निकाला है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ t पुट कर दें तो yt आपका आ गया cosine t प्लस लैम्डा c sin t। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें तो c बराबर हो जाएगा 0 to पाई cosine t प्लस लैम्डा c sin t dt। तो इसकी इंटीग्रेशन ले लें, कोसाइन की इंटीग्रेशन sin t हो गई और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन t हो गई और फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई कर दें। तो फंडामेंटल थ्योरम उन्होंने जब अप्लाई किया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, c बराबर है 2 लैम्डा c। तो यहाँ से c वाली इसको भी इधर ले आए तो c कॉमन आ गया, तो 1 - 2 लैम्डा जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब इसके दो केस बन सकते हैं, अगर c 0 रखूँगा तो 1 - 2 लैम्डा को नॉन ज़ीरो रखता हूँ, और अगर c नॉट इक्वल टू 0 रखता हूँ तो 1 - 2 लैम्डा को 0 रख सकता हूँ। इसका मतलब है वहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। तो सो डैट c 0 इफ़ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 1/2। तो हैंस जब c आपने 0 पुट किया तो आपके पास y(x) जो आया वो कोसाइन x आ गया, यानी ये आपका उस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट हो गया। शर्त यह है कि जब लैम्डा की वैल्यू 1/2 नहीं है, यानी अगर लैम्डा की वैल्यू 1/2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ, यानी अगर मैं c को नॉट इक्वल टू 0 रखूँ, दूसरा केस भी बना सकता हूँ, अगर मैं c को नॉट इक्वल टू 0 रखूँ तो 1 - 2 लैम्डा 0, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 यानी आइगन वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी और c नॉट इक्वल टू ही 0 रहेगा। तो वो लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे 1/2, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो बनेगा कोसाइन x जमा c sin x ओवर 2। तो तब आपका जो आइगन सोल्यूशन होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मतलब इंटीग्रल इक्वेशन का जो है वो हमने सोल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 इसी तरीके से आप ये मतलब जितने भी नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशंस हैं उन पर ये मेथड अप्लाई करके, मतलब डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड अप्लाई करके आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी उन्होंने, क्योंकि एंड में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ सी में जब उन्होंने यहाँ पुट करना है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम लगाया, इंटीग्रेशन ली, तो यहाँ से सी की वैल्यू देखें, यहाँ से उन्होंने ये कैलकुलेट कर ली है। तो ये सी आप ओरिजिनल में पुट कर देंगे तो आपकी जो मतलब इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से ये एग्जांपल भी इसी तरीके से है, यहाँ देखें वाई टी उन्होंने अलग किया और उसमें फिर उसको सी लेट कर लिया और सी के बाद वाई एक्स में पुट कर दिया, तो फिर वाई टी निकाला, फिर वो वाई टी आपने सी में पुट करना है, वहाँ से सी वाली टर्म्स को अलग कर देनी है और वहाँ से आपके पास ये सी की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो इसको हम ज़ाहिर बात है नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन जो का नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है इस मेथड से आपने मतलब इन बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेना। जैसा कि यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, वो कहते हैं शो डैट इंटीग्रल इक्वेशन नो सोल्यूशन फॉर एफ एक्स इज टू एक्स, यानी इन्होंने क्या कहा है, वो कह रहा है कि अगर फंक्शन को x रखें तो इसका सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन को 1 रखूं तो तब उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन कैलकुलेट होते हैं। यानी आप उसी तरीके से सॉल्व कर लें इसको, उसी तरह इसके इंटीग्रल अलग अलग कर लें, c1 पहले इंटीग्रल को रख लें, दूसरे इंटीग्रल को c2 रख लें, फिर उसमें आपके पास जब y(x) जो बनेगा वो f(x) जमा c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू रिप्लेस कर दें
और फिर पहला केस लें कि फंक्शन को जब मैंने x रखा तो फंक्शन को x के मुताबिक जब हमने उसको सॉल्व किया तो c1 और देखें c2 जो है इक्वेशंस बनेंगी, c1 की इक्वेशन बनेगी, c2 की इक्वेशन बनेगी, तो वो आपके पास नॉन होमोजीनियस बने और उसमें ज़ाहिर बात है वो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ भी देखें पहली इक्वेशन बनी है c1 माइनस c2 में और दूसरी इक्वेशन भी बनी है c1 माइनस c2 में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो इक्वेशन सेम हो लेकिन राइट पे टर्म जो है वो डिफरेंट हो, इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर सोल्यूशन